अच्छा जी, जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज की बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी, तो उसी का आगे यानी कंटिन्यूशन है कि ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ सर्विसेज हैं, जिनमें पहली सर्विस को हमने डिस्कस किया था प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास था एड्रेसिंग। प्रोसेस में हमने देखा था कि एप्लीकेशन लेयर पर जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको हम प्रोसेस बोलते हैं, और उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। उसके बाद एड्रेसिंग को हमने एक्सप्लोर किया। एड्रेसिंग से मुराद उसका पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर के बिहाफ पर हमने सॉकेट एड्रेस को भी डिस्कस किया। फिर हमने फ्लो कंट्रोल को भी डिस्कस किया। ठीक है। लास्ट टाइम हमने फ्लो कंट्रोल को भी डिस्कस किया था। अब फ्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने बैलेंस क्रिएट करना होता है सेंडर और रिसीवर साइड पे। मींस कि ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि जिसमें बैलेंस क्रिएट हो, यानी सेंडर उतनी स्पीड से सेंड करे जितनी स्पीड से रिसीवर उस पैकेट को रिसीव कर सकता हो। राइट। यहाँ तक अगर किसी ने प्रीवियस वन टॉपिक्स में या प्रीवियस चीज़ों में से आपने कुछ पूछना हो। है कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अच्छा। अच्छा, अब हमने बात ये की थी कि फ्लो कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। फ्लो कंट्रोल में चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। एक तो सेंडर प्रोसेस, यानी एप्लीकेशन लेयर, सेंडर की एप्लीकेशन लेयर, उस पर जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। और सेंडर की ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन अकर होनी है। और इसी तरह से रिसीवर एंड का, रिसीवर की ट्रांसपोर्ट लेयर और रिसीवर का प्रोसेस, ये चार चीज़ें इन्वॉल्व थी। ठीक है। इन चार चीज़ों के बिहाफ पर कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी है। तो इनमें जो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का कंसेप्ट भी फ्लो कंट्रोल में ही हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। कहते हैं तो फिर डिस्कस कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन लेयर होती है, मींस कि जो उसका प्रोसेस होता है वो एक लिहाज से प्रोड्यूसर होता है सेंडर साइड पे। और रिसीवर साइड पे यही क्या होता है? रिसीवर साइड पे जो प्रोसेस होता है प्रोड्यूसर होता है या कंज्यूमर होता है? सब दोनों ही होते हैं। रिसीवर साइड पे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात नहीं कर रहा मैं। सब प्रोसेस रिसीवर होगा फिर सर वहां पे। रिसीवर साइड पे कंज्यूमर होगा भाई। सेंडर साइड पे, हाँ, सेंडर साइड पे प्रोड्यूसर है जिसने डाटा प्रोड्यूस करना है। रिसीवर साइड पे तो डाटा रिसीव होना है या कंज्यूम होना है एप्लीकेशन लेयर पर। भाई दो मैंने आपको बताया ना, ये कर्सर देखें, ये यहाँ पे देखें, ये क्या लिखा हुआ है, सेंडर प्रोसेस और सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर। रिसीवर ट्रांसपोर्ट लेयर और रिसीवर प्रोसेस। सेंडर प्रोसेस से क्या मुराद है, सेंडर की एप्लीकेशन लेयर। और सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या मुराद है, ये फोर्थ लेयर मींस कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर की। डाटा किसने इनिशिएट करना है, सेंडर के प्रोसेस ने नहीं करना। यस सर। तो सेंडर का जो प्रोसेस है वो क्या है, प्रोड्यूसर। और इस साइड पे अगर रिसीवर का प्रोसेस देखें तो रिसीवर के प्रोसेस ने उसको क्या करना है, कंज्यूम नहीं करना, उसको रीड नहीं करना। जी सर। तो वो उसका कंज्यूमर होगा। और मीन वाले जो दरमियान में दोनों लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एट सेंडर साइड, ट्रांसपोर्ट लेयर एट रिसीवर साइड, इसने दोनों काम करने हैं। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों काम करने हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर को अगर देखें सेंडर साइड पर, तो इसने क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से, मीन्स के सेंडर प्रोसेस से डाटा रिसीव करना है। यहाँ इस डायग्राम में समझ लेना, ये डायग्राम आपके पास। तो ये सेंडर प्रोसेस ने डाटा सेंड करना है इसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ये प्रोड्यूसर है, इसने डाटा इनिशिएट करना है ना एप्लीकेशन लेयर ने। जब ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी, लेयर पे आएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसके चंक बनाने हैं, पैकेट बनाने हैं इसके।
तो इसने उस डाटा को कंज्यूम करना है और कंज्यूम करने के बाद प्रोड्यूस करना है, नए पैकेट बनाकर इसने पैकेट सेंड करने हैं, ठीक है, पैकेट सेंड करने हैं। और दूसरे एंड पे अगर देखें तो दूसरे एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसने इन पैकेट को पहले कंज्यूम करना है। कंज्यूम करने का मतलब ये है कि डीकैप्सुलेट करना है, और प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि एनकैप्सुलेट करना, ठीक है। तो इसने डीकैप्सुलेट करने के बाद जो डाटा अवेलेबल होगा यहाँ पे, तो वो उसको डिलीवर कर दिया जाएगा रिसीवर प्रोसेस को, और रिसीवर प्रोसेस उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और फ्लो कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है, आपके सेंडर साइड पर, ठीक है, और रिसीवर से सेंडर की तरफ। अब यहाँ पे फ्लो कंट्रोल कैसे, यहाँ पे इस चीज को कैसे कंसिडर कर सकते हैं आप, कि ट्रांसपोर्ट लेयर अगर तो ये इसका कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा, यानी इसकी स्पीड या इसकी सेंडर की स्पीड ज्यादा है, प्रोड्यूसर की स्पीड ज्यादा है, और इधर कंज्यूमर की स्पीड कम है, तो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म होगा कि जो कि एप्लीकेशन लेयर को बताएगा कि भाई यहाँ पे अभी डाटा आप थोड़ी तेजी से ना सेंड करें, कंज्यूमर यहाँ उतनी तेजी से प्रोसेस नहीं हो रहा डाटा, ठीक है। तो एक तो ये एंड है, और दूसरा ये एंड है रिसीवर एंड पे, अगर पैकेट बहुत तेजी से रिसीव हो रहे हैं लेकिन ये रिसीवर एंड इसको कंज्यूम जल्दी नहीं कर रहा, तो ये एक पैकेट सेंड करेगा, भाई आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन करें, अपनी स्पीड को स्लो डाउन करें ताकि बैलेंस क्रिएट हो, फ्लो को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अच्छा, फिर इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए बफर की बात की थी हमने, कि फ्लो कंट्रोल में बफर की हमने बात की थी, कि बफर क्या होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। दो बफर एलोकेट हो जाते हैं, एक सेंडर साइड पर यानी सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और एक रिसीवर ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो दो बफर क्रिएट कर दिए जाते हैं, बफर जब यूज होते हैं फ्लो कंट्रोल को हैंडल करने के लिए, या फ्लो कंट्रोल के लिए दो बफर यूज होंगे, एक सेंडर साइड पर और एक रिसीवर साइड पर। बफर होता क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, उसमें पैकेट को होल्ड रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, सेंडिंग के लिए भी और रिसीविंग के लिए भी, ठीक है, सेंडिंग के लिए भी और रिसीविंग के लिए। यानी सेंडर साइड पर जो बफर है वो सेंडिंग बफर है, और रिसीवर साइड पर बफर है वो रिसीविंग बफर है। सेंडर ने जो पैकेट सेंड करने रिसीवर को, तो वो पहले बफर में प्लेस करता है और बफर से आगे मूव होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर रिसीवर साइड है तो रिसीवर पहले बफर में प्लेस करता है, फिर उसको कंज्यूम करता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब होता क्या है कि जब सेंडर साइड पे बफर खाली है तो वो सेंड नहीं कर सकता। बफर सेंडर साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर का जो बफर है अगर वो एम्प्टी है, खाली है, तो वो पैकेट सेंड नहीं कर सकता। तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा कि पैकेट सेंड करें मुझे, कि मैंने आगे भेजने हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर किसको इन्फॉर्म करेगी कि मेरा बफर एम्प्टी है? एप्लीकेशन लेयर को। जी, Sender को। सेंडर के सर प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को करेगा सर। और जब ये फुल हो जाता है, सेंडर साइड पे जब बफर फुल हो जाता है, तो ये किसको इन्फॉर्म करता है कि मजीद पैकेट ना मुझे प्लेस करें मेरे बफर में? ट्रांसपोर्ट लेयर किसको एप्लीकेशन इन्फॉर्म करता है? सर एप्लीकेशन लेयर को ही करेगा। एप्लीकेशन लेयर को, अगेन एप्लीकेशन लेयर को। और इसी तरह रिसीवर एंड तक, के रिसीवर एंड पे अगर बफर खाली है तो वो वेट करता है कि उसमें डाटा आएगा और फिर कंज्यूम होगा। और अगर बफर फुल हो जाए रिसीवर एंड पे तो फिर क्या होता है? फिर सर पुश करेगा फिर अगर रिसीवर साइड पे बफर फुल हो जाए तो नए आने वाले पैकेट उसमें स्टोर नहीं हो सकते, तो उसको क्या किया जाएगा? डिस्कार्ड किया जाएगा, डिस्कार्ड किया जाएगा। ठीक है सर। इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा उस पैकेट को। समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छा, ये बफर का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो सर्विस है ट्रांसपोर्ट लेयर की, उसको हम कहते हैं एरर कंट्रोल। जो एरर कंट्रोल है बेसिकली
ये इस मकसद के लिए होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो रिलायबल बनाई जाए। कम्युनिकेशन जो है वो रिलायबल बनाई जाए। अब रिलायबिलिटी किस तरह से अचीव होती है? थ्रू एरर कंट्रोल। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि एरर को कंट्रोल किया जाए। अब एरर किस किस्म के होते हैं? एरर इस किस्म के होते हैं कि या तो आपका पैकेट करप्ट हो गया है या डैमेज हो गया है किसी वजह से, हैकर की वजह से या हैकिंग की वजह से, या रास्ते में मिसहैप हुआ है, खुलियां नकर हुई है, तो आपका पैकेट करप्ट हो गया है। तो उसकी डिटेक्शन और उसको डिस्कार्ड करना, ये भी एक एरर कंट्रोलिंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से जितने भी पैकेट लॉस्ट होते हैं और जितने भी पैकेट डिस्कार्ड होंगे या रिसेंड होंगे, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरर कंट्रोल की। ठीक है। अगर डुप्लीकेट पैकेट रिसीव होते हैं, एक पैकेट पहले रिसीव हुआ, उसके बाद अगेन वही पैकेट रिसीव हो जाता है रिसीवर एंड पर, तो उसको भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नए आने वाले पैकेट को जो डुप्लीकेट है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर कुछ पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर मींस के सीक्वेंस में रिसीव नहीं होते, ठीक है, सीक्वेंस में रिसीव नहीं होते, तो उनको भी हैंडल किया जाएगा। मतलब उसके लिए भी सेंडर को बताया जाएगा भाई आपका ये पैकेट मुझे अभी तक नहीं पहुंचा, या उसको होल्ड रखा जाता है और नए आने वाले जो सीक्वेंस होता है उसको मेंटेन किया जाता है बाद में फिर रिसीवर एंड पर। ठीक है। यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? सर रिपीट कर दें एक बार। एरर कंट्रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मींस कि जो मैकेनिज्म है एरर कंट्रोल का, उसमें 4 किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली कि करप्टेड पैकेट्स को डिटेक्ट करना, ढूंढना और उसको डिस्कार्ड करना। ठीक है, उसको वेस्ट करना, ड्रॉप करना, ताकि नेटवर्क पर ओवरलोड ना हो। फिर जो लॉस्ट पैकेट है उसका ट्रैक रखना, जो लॉस्ट पैकेट है उसका ट्रैक रखना। अब लॉस्ट पैकेट कैसे ट्रैक रख सकते हैं आप? ये बता सकते हैं लॉस्ट पैकेट का ट्रैक किस तरह से रख सकते हैं आप? कोई नहीं, राशिद। नो सर। लॉस्ट पैकेट का ट्रैक इस तरह से रख सकते हैं कि जो सेंडर साइड होती है ना, जिसने पैकेट को सेंड करना होता है, जी पैकेट सर। जिसने सेंड करना होता है, जब वो सेंड करता है ना पैकेट, अपने पास एक कॉपी रखता है उसकी, अपने पास एक कॉपी रखता है उसकी। जब उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है और एक टाइमर सेट करता है, एक टाइमर सेट करता है कि इस टाइम में इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए कि रिसीव हो गया पैकेट। अगर तो वो रिसीव नहीं होता या रास्ते में मिस हैप हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि उसका एक्नॉलेजमेंट उस टाइमर के मुताबिक नहीं आता। तो इसका मतलब ये होता है कि सेंडर अंडरस्टैंड करता है कि इस पैकेट को जो मैंने सेंड किया था लास्ट टाइम, इसको मैंने होल्ड रखा हुआ है, इसकी कॉपी को, इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब ये पैकेट लॉस्ट हो गया। समझ आ रही है बात की? जी सर। इसी तरह रिसीवर एंड पर एक पैकेट डुप्लीकेट हो जाता है कि एक पैकेट ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट उसने सेंड किया था, बिल्कुल नहीं। इस पॉइंट को समझिए जरा। रिसीवर ने एक पैकेट रिसीव किया, लेट्स से उसका नंबर है 123। रिसीवर ने 123 पैकेट रिसीव किया और उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। अब डेस्टिनेशन जो कि सेंडर था उस तक वो एक्नॉलेजमेंट पहुंचा ही नहीं, या नेटवर्क डिले की वजह से या कंजेशन की वजह से या कोई भी मिसहैप होता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा, वापस एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा कि हाँ जी रिसीव हो गया कि नहीं। लेकिन रिसीव जो सेंडर साइड है वो उसने अपना एक टाइमर लगाया था, थ्रेशोल्ड लगाया था, उसके बाद वो देखता है कि इसका तो एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं, इसका मतलब पैकेट लॉस्ट। तो सेंडर साइड क्या करेगा, उसी पैकेट को दोबारा सेंड करेगा जो पहले सेंड किया था। जब वो पैकेट पहुंचता है रिसीवर एंड पर, तो रिसीवर कहता है ये तो पैकेट मेरे पास ऑलरेडी है, वो डुप्लीकेट पैकेट हो जाता है और उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है और उसका दोबारा से इंतजार करता है भाई ये पैकेट मैंने पहले रिसीव किया। आशिफ थोड़ा सा एक साइड पे हो जाओ, आपके साउंड बहुत आ रही है।
हाँ जी, यहाँ पे किसी ने कुछ पूछना है? क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? क्लियर है सर, नेक्स्ट में सर। अच्छा, अब लास्ट वन जो है, बफरिंग आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट अंटिल मिसिंग पैकेट अराइव्स। अच्छा, ये जो बफ आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट का मतलब ये होता है कि पैकेट की तरतीब किस तरह से है। अब तरतीब कैसे लगा सकते हैं आप? जैसे आप आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर इनके रोल नंबर को वेरीफाई करें या जस्टिफाई करें तो रोल नंबर क्या सीक्वेंस में है सबके? पेपर में तो सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन क्लास जो अटेंड कर रहे हैं वो सीक्वेंस में तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। ऐसे ही है ना? यस सर। Yes, तो sir. जब रिसीवर एंड पर पैकेट रिसीव होते हैं तो उनके ऊपर पैकेट के ऊपर नंबरिंग होती है, यानी पैकेट का नंबर होता है। अगर वो सीक्वेंस में ना आए तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। वो क्यों होता है? कि वो नेटवर्क डिले आ जाता है, बाज पैकेट में नेटवर्क डिले आ जाता है, या किसी को लॉन्ग पाथ मिलता है, क्योंकि आपके जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके नीचे जो लेयर है वो नेटवर्क लेयर है, और नेटवर्क लेयर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कनेक्शन लेस कनेक्टिविटी के लिए पैकेट सेंड होते हैं। मीन्स के जो भी पाथ अवेलेबल होगा उस पाथ पर आपका डाटा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बात की कि सीक्वेंस नंबर या आउट ऑफ ऑर्डर की हमने जो बात की है, उसके बिहाफ पर हर पैकेट के ऊपर एक सीक्वेंस नंबर होता है। हर पैकेट के बिहाफ पर उसका एक सीक्वेंस नंबर होता है ताकि उसकी तरतीब मेंटेन की जाए और डुप्लीकेशन का भी पता चल सके। ठीक है, इसी तरह से आउट ऑफ ऑर्डर का भी पता चल सके। और जो पैकेट हमने भेजा नहीं है या लॉस्ट हो गया, भेजा है लॉस्ट हो गया है, रास्ते में करप्ट हो गया है, तो उसको रीसेंड भी करना है। तो ये सारी चीजें, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये ऑन द बिहाफ ऑफ सीक्वेंस नंबर होंगी कि पैकेट के ऊपर एक नंबर असाइन किया जाए, पैकेट के ऊपर एक नंबर असाइन किया जाए। अब वो नंबर किस तरह से असाइन किया जाता है कि अगर तो पैकेट का हेडर जितने भी नंबर ऑफ बिट को सपोर्ट करता है, सीक्वेंस नंबर के लिए नंबर ऑफ बिट को सपोर्ट करता है, लेट से m नंबर ऑफ बिट को सपोर्ट करता है, तो सीक्वेंस नंबर की रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 2m-1। समझ आ रही है बात की? भाई समझ आई है बात की? तो ये दोबारा बता दें सर। मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने ये बात की है कि हमने लॉस्ट पैकेट के लिए रिसेंड करना है, रिसेंड करना है पैकेट को, या डुप्लीकेट पैकेट रिसीव होता है तो उसको डिस्कार्ड करना, या पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस में रिसीव होते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करना, उसको आउट ऑफ ऑर्डर का कैसे पता चलता है, ये तमाम पता चलता है एक पैकेट के ऊपर अगर नंबर लिखे हों। पैकेट के ऊपर अगर नंबर लगे हों तो उसके बिहाफ पर ये सारी चीज़ें आपको रिसीवर एंड पर या सेंडर एंड पर पता चलती हैं। जो ये नंबर होते हैं बेसिकली, यानी पैकेट के ऊपर जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस नंबर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो पैकेट होते हैं या सेगमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसका जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर, एक पैकेट के ऊपर नंबर लगाया जाता है, ऐसे ही है। अच्छा, अब नेटवर्क लेयर पर इसने पैकेट ने ड्रॉप होना होता है, ठीक है ना, नेटवर्क लेयर पर आना होता है, और नेटवर्क लेयर के ऊपर भी हेडर होता है, एनकैप्सुलेशन होती है, डाटा के ऊपर एक हेडर लगाया जाता है जिसको आईपी हेडर बोलते हैं। ठीक है, आईपी हेडर में अगर तो आपका इस सीक्वेंस नंबर के लिए एम बिट अलाउ की गई है, एम बिट लेट से 16 बिट है या 4 बिट है, तो उसकी जो सीक्वेंस नंबर की रेंज होगी वो 0 से लेकर 2m-1, यानी टोटल रेंज होगी उसकी। जैसे अगर 2 बाइट का आपके पास सीक्वेंस नंबर है, 2 बाइट से मुराद क्या होती है? 16 बिट, तो उसकी रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 216-1, तो 0 से लेकर 65,535। ठीक है,
भाई क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यानी सीक्वेंस सर। नंबर आपका एक रेंज होगी ना, बाइनरी फॉर्म में है ना, बिट्स के ऊपर है, बिट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपके पास 8 बिट का सीक्वेंस नंबर है तो बता सकते हैं क्या रेंज होगी उसकी? 8 बिट का अगर सीक्वेंस नंबर है तो उसकी रेंज क्या होगी? पावर पावर 8 माइनस 1। 8 - 1। कितनी रेंज बनी, क्या रेंज बनी? 0 से लेकर 0 से लेकर 1023 तक। 255 1023 तक। तक। 255 तक, 255। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने कंसिडर किया है कि m यानी 4 बिट के ऊपर मुश्तमिल है। सीक्वेंस नंबर की जो लेंथ है वो 4 बिट के ऊपर मुश्तमिल है। तो कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट हो सकते हैं? 16, 0 से लेकर 15, 2⁴ माइनस 1, 16 माइनस 1, 15, 0 से लेकर 15। तो ये 0 से लेकर 15 तक ये उसकी क्या है? रेंज है, सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस नंबर जो होते हैं ना वो मॉडुलो ऑफ 2⁻m होते हैं। अब मॉडुलो से क्या मुराद है, बता सकता है कोई? तो ये सीक्वेंस नंबर रैंडम जनरेट होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं मॉडुलो ऑफ 2⁻m। मॉडुलो से क्या मुराद है? सर नहीं पता। अगर आपका नंबर, लेट से आपका नंबर 20 जनरेट होता है, रैंडम नंबर 20 जनरेट होता है, तो मॉडुलो ऑफ m यानी मॉडुलो ऑफ m आपके पास 4 है, तो इसका मतलब 2⁻4 कितना हुआ? 16। तो 20 को 16। आपने 16 से डिवाइड करना है, यानी जो आपका 2⁻m बनती है वैल्यू, उससे आपने उस नंबर को डिवाइड करना है और जितना रिमाइंडर बनता है ना वो पिक कर लेना। आप बता सकते हैं रिमाइंडर क्या बनेगा? 20/16, इसका रिमाइंडर क्या होगा? वही 20 को डिवाइड करें 16 से, रिमाइंडर क्या होगा? फोर। अल्लाह के बंदे बताओ। 4। 4 होता है। फोर। तो जो भी आपके पास रैंडम नंबर जनरेट होगा तो आप उसकी फाइनल वैल्यू से, मतलब उसकी फाइनल रेंज से आप उसको डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर निकलेगा वो उस रेंज के अंदर फॉल करेगा। इसको हम कहते हैं मॉडुलो। वही पॉइंट में नहीं, बख्तावर पॉइंट में नहीं बताना, तो वो 4 इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट का मैंने बताया था कि एक्नॉलेजमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, एक होता है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। रिसीवर साइड जब एक पैकेट को रिसीव करती है, रिसीवर साइड एक पैकेट को जब रिसीव करती है, एक पैकेट या एक से ज्यादा पैकेट, तो एक एक्नॉलेज भेजती है या एक से ज्यादा एक्नॉलेज भी अलग-अलग भी भेज सकती है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि ये आप बताते हैं सेंडर को कि पैकेट आपका सेफली रिसीव हो गया है, ठीक है। और रिसीवर साइड अच्छा, रिसीवर यहाँ पे लिखा हुआ है द रिसीवर कैन सिंपली डिस्कार्ड द करप्टेड पैकेट। अगर तो रिसीवर करप्ट पैकेट को रिसीव करती है तो रिसीवर क्या करता है? उसको डिस्कार्ड कर देगा। और सेंडर जो है वो लॉस्ट पैकेट को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। कैसे? जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि वो अपने पास एक टाइमर सेट करता है और टाइमर के बिहाफ पर एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। लेट से एक सेंडर ने एक पैकेट सेंड किया और उसने टाइमर 5 सेकंड का लगाया हुआ है कि 5 सेकंड के अंदर इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। अगर 5 सेकंड के अंदर उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो देन नया पैकेट सेंड करेगा। अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो वो क्या करेगा? अगर नया पैकेट नहीं आता तो वो उसको, यानी ऐड करते हैं। एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो उसको वो रीसेंड करेगा, दोबारा से सेंड करेगा। वो अंडरस्टैंड ये करता है, सेंडर अंडरस्टैंड ये करता है कि पैकेट उसका लॉस्ट हो गया, ठीक है।
एक्नॉलेजमेंट क्लियर है? अब भाई Yes, sir. एक्नॉलेजमेंट ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन है यहाँ किसी का? No, sir. Question नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो एंड एरर कंट्रोल, यानी फ्लो और एरर कंट्रोल को कंबाइन कर दिया। कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर फ्लो और एरर कंट्रोल को कंबाइन किया। अब कंबाइंड कैसे करना है? कंबाइंड ऐसे करना है कि जो आपने बफर बनाए थे उसको नंबर बफर बना दें, सेंडर साइड पर और रिसीवर साइड पर। मतलब जो मेमोरी बफर बनाए थे जिसमें पैकेट सेंडिंग से पहले प्लेस किए जाते हैं, और जब रिसीवर साइड पे देखें तो वहाँ पे कंज्यूम करने से पहले रिसीव किए जाते हैं पैकेट, तो उन बफर को क्या किया जाए? नंबर फॉर्म में लिख दिया जाए। ठीक है। अच्छा, सेंडर साइड पे जो पैकेट होगा, जो सेंड होने हैं, सेंडर साइड पे जो पैकेट सेंड होने हैं उसको पहले कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? बफर में। अब वो बफर के ऊपर नंबरिंग होगी। अब नंबरिंग किस चीज की होगी? नंबरिंग किस चीज की होगी? सीक्वेंस नंबर होंगे बेसिकली। ठीक है, पैकेट नंबर होंगे। अच्छा, अब सपोज करें कि एक पैकेट है, उसको सेंड किया गया है, और सेंड करने के लिए सबसे पहले उसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है? बफर में। बफर में। Buffer में. बफर की लोकेशन लेट से एक्स है। बफर की लोकेशन लेट से एक्स है। एक्स लोकेशन पर उसको प्लेस कर दिया गया, और जब उसको सेंड कर दिया गया तो उसको एक कॉपी उसी एक्स लोकेशन पर रखी जाती है। एक कॉपी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसी एक्स लोकेशन पर रखी जाएगी। क्यों? बता सकते हैं कोई? ताकि एक्नॉलेजमेंट Resend कर सके. अगर अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता acknowledgement फिर ना हो, रीसेंड होगा। resend कर सके. अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो रीसेंड होगा। अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो वहां से उसको खाली कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, यानी बफर में एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दी जाएगी अगर एक पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो उसी पैकेट को रीसेंड किया जाता है। ठीक है, वही क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब दूसरी बात जो थी हमारे पास स्लाइडिंग विंडो की थी। स्लाइडिंग विंडो मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक लिहाज से मैंने आपको कैलेंडर की एग्जांपल दी। याद है कैलेंडर की एग्जांपल दी थी कि मैंने कहा था कि वॉल कैलेंडर होते हैं और उसके ऊपर एक रिबन सा लगा होता है। वो रिबन पूरी रो को कवर करता है, लेकिन उस पर जो होता है क्या नाम है, स्ट्रिप सी एक लगी होती है, और एक पोर्शन ऐसा होता है, एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर शेप ऐसी होती है जिसपे प्लास्टिक शीट लगी होती है, और आप करंट डेट जो भी होती है आप उसको वहां पे प्लेस कर देते हैं, और वो आपको विजिबल होती है वो करंट डेट, कि इस करंट डेट कौन सी है। ठीक, डेली बेसिस पर आप आगे उसको स्लाइड करते रहते हैं। इसी तरह आपके पास जो बफर है तो आप स्लाइडिंग विंडो के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, स्लाइडिंग विंडो के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अब ये किस चीज के लिए हम बातें कर रहे हैं? फ्लो कंट्रोलिंग के लिए और एरर कंट्रोलिंग के लिए, ताकि इन दोनों को कंबाइंड किया जाए और ये दोनों काम एक साथ हों। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या ढूंढा है? नंबर्ड बफर सिस्टम। उसके लिए सोल्यूशन क्या है? नंबर बफर। Numbered buffer system. और उसके बाद उसमें वर्किंग कैसे होगी? स्लाइडिंग विंडो के बिहाफ पर वर्किंग होगी। स्लाइडिंग विंडो, स्लाइड करना मतलब वहां से होके गुजरना। तो बफर जो होगा वो आपका स्लाइड करेगा बेसिकली, और जो सीक्वेंस नंबर होंगे वो आपके पास ऐसे समझ लें कि एक रेंज होगी जिसके ऊपर बफर आपका स्लाइड करेगा। एक सीक्वेंस नंबर की रेंज होगी ना, नंबर ऑफ एम बिट, और उसके बिहाफ पर उसकी रेंज होगी कि कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो उसके बिहाफ पर उन नंबर्स के ऊपर
जैसे कैलेंडर के ऊपर पूरे मंथ की वो लिखे होते हैं ना डेट्स, तो पूरे मंथ की डेट 1 से लेकर 30 या 31 तक। जी सर। तो आपका जो स्लाइडिंग विंडो होगा वो करंट डेट पर होगा, ऐसे ही ना? यस सर। अगर आपको समझ नहीं आ रही स्लाइडिंग विंडो की, तो मैं नेट से कोई कैलेंडर का वो देख लूँ, इमेज आपको शो करवा दूँ कोई? जी सर करवा दें। करवा दें। मैंने कहा आपको एक फिर वेट करें। अच्छा, इस विंडो में देखें, यहाँ पे देखें, इस कैलेंडर की शेप देखें, यानी जो करंट डेट होगी उसके ऊपर आपने उसको स्लाइड किया हुआ है, प्लास्टिक शीट है उसके ऊपर आपने क्या विंडो को स्लाइड कर रहे हैं एक लिहाज से, देखते हैं। भाई यहाँ पे इमेज में आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. अब समझ आई है स्लाइडिंग की? यस सर। इसको आप जो 12 पर है, इसको आप नेक्स्ट डेट जब आएगी 13 आएगी, तो इसको आप स्लाइड करके 13 पे ले जाएंगे। जी सर। ना बाकी डेट्स तो सारी लिखी होंगी ना? हाँ इसी जी तरह सर जी। से सीक्वेंस की जितनी भी सीक्वेंस, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी उन्होंने एक बड़ा स्लाइड बनाया हुआ है। और अगर आप इस केस में देखें, इसको देखें, तो ये सैटरडे के ऊपर स्लाइड किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट यूज हो रहा है कि आपके पास नंबर्स हैं, मींस के सीक्वेंस नंबर हैं, और उसके ऊपर आप बफर को स्लाइड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सर्कुलर फॉर्म में बफर होता है, या यूं कह लें कि आपके पास सीक्वेंस नंबर जो है उसको मेंटेन करने के लिए स्लाइडिंग विंडो हम सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे m की वैल्यू 4 है, मींस के 4 बिट का सीक्वेंस नंबर है, तो कितने सीक्वेंस जनरेट होंगे? 16, 0 से लेकर 15 तक, ऐसे ही ना? और जो स्लाइडिंग विंडो का साइज है वो 7 कंसीडर किया हुआ है, ठीक है? स्लाइडिंग सर विंडो ये जो हमारा साइज होता है स्लाइडिंग विंडो का, ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब एल्गो पर डिपेंड हमारे करता जो है। हेड। एल्गो पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना उसको मेंटेन करना है। अगर तो आप एज ए होल जितना उसके सीक्वेंस नंबर है उतना ही उसका साइज मेंशन करते हैं या उसको कंसीडर कर लें, तो उसका तो फायदा नहीं हुआ, स्लाइड तो नहीं करेगा, हमेशा लेस देन होगा टोटल नंबर सीक्वेंस से, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने बात ये की है कि उसका जो साइज है वो 7 के ऊपर है, उसका साइज 7 है। यहाँ पे अगर आप इस स्लाइडिंग विंडो को देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 7, जबकि सीक्वेंस नंबर आपके 0 से लेकर 15 तक है। अच्छा, ये जो ब्लू कलर है ना, ये जो ब्लू मार्किंग है, इसका मतलब ये है कि ये पैकेट सेंड हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंडर साइड जब एक पैकेट सेंड करता है तो वो उसकी लोकेशन पर एक कॉपी रखता है, ऐसे ही है ना? सर जी सर। अब ये 4 पैकेट सेंड हुए हैं, चारों की कॉपी पड़ी हुई है और मार्क कर दिया गया है स्काई ब्लू कलर से कि ये पैकेट सेंड हो चुके हैं, और वेट किया जा रहा है इनकी एक्नॉलेजमेंट के लिए। अगर इस सेंडर ने नया सर ये पैकेट बुफर के पास ले गए हैं, जी अभी तक रिसीवर पर नहीं पहुंचे। जी अभी तक ये रिसीवर पे नहीं पहुंचे, बुफर पे हैं अभी, इसका मतलब है सेंड हो चुके हैं, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट जी नहीं रिसीव हुआ। सही। सेंडर उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए उसको होल्ड रखे हुआ है, मींस के उसको होल्ड कर रहा है कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता इन पैकेट्स का, इनको अनमार्क या जाया नहीं करेगा, क्योंकि हो ठीक। सकता है एक्नॉलेजमेंट ना आए और इसको रीसेंड करना पड़ जाए। जी अगर इसने नेक्स्ट पैकेट को सेंड करना है तो उसको पहले कहाँ पे प्लेस करेगा? फोर्थ लोकेशन पर, मींस के ये वाली 4 पर, 4 इंडेक्स पर, 4 नंबर पर, सीक्वेंस नंबर 4 जो भी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें 5 पैकेट सेंड हो चुके हैं, तो इसने इसका सीक्वेंस आगे बढ़ा दिया। इसी तरह यहाँ पे देखें, इस सी में देखें तो आपके पास 7 के 7 पैकेट
सेंड हो चुके हैं। अब इसका बफर जो है वो फुल हो गया। सेंडर साइड का जो ट्रांसपोर्ट लेयर का बफर है वो फुल हो गया है। अब ये एप्लीकेशन लेयर को रोक देगा कि अभी मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं मजीद आपसे पैकेट रिसीव कर सकूं सेंडिंग के लिए। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 0 पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ गया। ये 0 पैकेट था ना, इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया। जब एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इसने यहाँ से स्लाइडिंग विंडो ने स्लाइड कर जाना एक स्टेप आगे। जब स्लाइड करेगी तो ये जगह खाली हो जाएगी, इसको डिस्कार्ड कर देगी। और ये वाला जो 7वां था, ये वाला जो ये वाली जो लोकेशन थी, ये घूम के 7वें इस पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, समझ आइए। अब इसमें एक स्पेस अवेलेबल हो गई कि ये एप्लीकेशन लेयर से एक पैकेट मजीद रिसीव करके यहाँ पे प्लेस कर सकता है सेंडिंग के लिए। क्लियर है? लास्ट स्टेप का बता दें, ये 7 वाला जी लास्ट पॉइंट का बता दें, ये 7 वाला जो आपने बताया। हाँ, लास्ट पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ। इस पोर्शन में, इस फिगर में आपको बताया गया है कि 0 लोकेशन पर ये जो पैकेट पड़ा हुआ था, डुप्लीकेट पैकेट रखा हुआ था, ताकि इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। तो एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिला तो ये जगह खाली कर दी गई। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिला ये जगह खाली हो गई और